बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी हम देख रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि हमारे पास एक सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है विच इज़ सिंपल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और डॉस और यूनिक्स में हमारे पास ये स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है। और इसके अंदर हमारे पास एक इशू था कि मॉड्यूलरिटी नहीं थी। हमारे पास एक कर्नल था जिसके अंदर सारे हमारे पास सिस्टम कॉल्स पड़ी हुई थी और यहाँ पे हमारे पास यूज़र एप्लीकेशंस थी। तो हम कोई भी छोटी सी चेंज लेके आते थे तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता था, जिसकी वजह से इट वाज डिफ़िकल्ट टू इनहेंस। तो मॉड्यूलरिटी लेकर आने के लिए हमने एक नई अप्रोच बनाई जिसको हमने नाम रखा कि ये लेयर्ड अप्रोच है। तो लेयर्ड अप्रोच के अंदर हमने क्या किया कि अपने सिस्टम को डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास मॉडुलराइजेशन इंश्योर हुई। तो हमारे पास सबसे जो लोअर बॉटम लेयर है वो है हार्डवेयर की लेयर, और जो हमारे पास हाईएस्ट लेयर होती है दैट इज़ बेसिकली द यूज़र इंटरफेस, जिसको यूज़र असेस कर रहा होता है। और हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है वो इन दोनों के बीच में है, जिसको लेयर एम कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन मिडल। और ये इसके अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ रूटीन्स यानी फंक्शंस होते हैं जो सिस्टम कॉल्स के बाद एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और ये इन्वोक होती है बाय द हायर लेवल लेयर्स, यानी जो यूज़र की लेयर्स हैं वो इन्वोक कर रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स को। फिर जो लेयर एम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर है वो इन टर्न इन्वोक कर रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को ऑन लो लेवल लेयर्स, जहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल है। तो बेसिकली ये हमारे पास इमेज है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये न्यू ऑपरेशंस हैं, ये एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं और कुछ हिडन ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास लेयर एम पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, और इसके अंदर एक हिडन लेयर है विच इज़ लेयर M-1, जहाँ पे हमारे पास हिडन ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब मेन एडवांटेज इस लेयर्ड अप्रोच का यह है कि मॉड्यूलरिटी हमारे पास आ गई, क्योंकि हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम इस हिस्से के अंदर कोई चेंज लेके आएंगे तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा होगा इस वजह से। तो लेकिन इसके अंदर कुछ मसले भी हैं कि हम मसला सबसे पहले ये है कि हमने डेफिनेशन ऑफ लेयर्स क्या करनी है, बिकॉज जो हमारी लेयर होती है वो सिर्फ अपने नीचे वाली लेयर को असेस कर सकती है, इसके ऊपर वाली लेयर को ये असेस नहीं कर सकती। तो हमने किस तरह से लेयर्स की डेफिनेशन करनी है, क्या हमें श्योर है कि हमें इस लेयर से ऊपर वाली लेयर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से ये लेस एफिशिएंट बन जाती है दैन अदर अप्रोचेस। और हर जो लेयर होती है वो ओवरहेड ऐड करती है सिस्टम कॉल के अंदर। सिस्टम कॉल के साथ ये ऐड हो जाता है कि ये लेयर एम से कॉल हुई है, जिसकी वजह से सिस्टम कॉल देर में एग्जीक्यूट हो रही होती है क्योंकि उसका डाटा इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक नॉन लेयर्ड सिस्टम जो होगा उसके ऊपर सिस्टम कॉल जल्दी एग्जीक्यूट होगी, बल्कि लेयर्ड अप्रोच सिस्टम के अंदर हमारे पास वो लॉन्गर टाइम में एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लेयर्ड अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं वो हैं डिस्ट्रा और IBM का OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ये हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो कर्नल होता है। माइक्रो कर्नल में ये होता है कि कर्नल का जो हमारे पास सारा काम है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके बहुत ज़्यादा सर्विसेज एंड फंक्शंस थे, लेकिन हमने क्या किया कि इसको सबसे छोटा स्मॉलर कर्नल बनाने की कोशिश की। और हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके अपने अपने सर्वर्स हैं, अपने अपने टास्क हैं जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। कर्नल का काम ये है कि इसने क्या करना है कि आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें कि कर्नल टिपिकली प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। मेन फंक्शन जो माइक्रो कर्नल का हो रहा होता है बेसिकली कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है बिटवीन द क्लाइंट प्रोग्राम एंड द वेरियस सर्विसेज या सर्वर्स भी हो कह सकते हैं आप। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन उनके अंदर हो रही होती है। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि माइक्रो कर्नल अप्रोच के कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं इजीली इसको, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बनी हुई एप्लीकेशन आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आराम सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल का अपना कोई इतना ज़्यादा कोड नहीं है। आपने उसको चेंज करना है तो आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इजीली पोर्टेबल होगा फ्रॉम वन हार्डवेयर टू एन अदर। और इसकी वजह से मोर सिक्योरिटी, मोर रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। और हमारे पास मैक OS X सर्वर, QNX, OS 2 और विंडोज़ NT, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं माइक्रो कर्नल की, जिनमें विंडोज़ NT बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। विंडोज़ IT के अंदर, NT के अंदर अगर आप देखें तो हमारा इसका ये विंडोज़ NT का कर्नल था, इसके ऊपर हमने विंडोज़ NT की एप्लीकेशन भी रन कर ली, और OS 2 की भी एप्लीकेशन रन कर ली, और POS6 की एप्लीकेशन भी रन कर लिया है इस POS6 लाइब्रेरी की, जिसको हम बाद में कवर करेंगे क्या चीज़ है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमने एक कर्नल के ऊपर डिफरेंट पोर्टेबिलिटी ऐड कर दी है। फिर हमारे पास वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता था, हमारे पास जब लेयर्स होती थी तो उनके अंदर सबसे नीचे वाली जो लेयर होती थी वो हार्डवेयर की लेयर होती थी, लेकिन जब कोई सिस्टम कॉल जाती थी वो कर्नल के पास जाती थी। आगे कर्नल खुद ब खुद ही हार्डवेयर के साथ मामलात कर रहा होता था। सिस्टम कॉल का कोई सरदर्दी नहीं होती थी कि मैंने हार्डवेयर के लिए कोई स्पेसिफिक कोड जनरेट करना है। सिस्टम कॉल के लिए हार्डवेयर और कर्नल दोनों बराबर चीज़ें थी।
तो ये नहीं था कि सिस्टम कॉल को पता था कि कोई फिज़िकल चीज़ एज अ हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की कि हमने कहा वैसे भी हार्डवेयर जो है वो हम इमेजिनरी लेके आ रहे हैं सिस्टम कॉल के लिए, वो तो बस कर्नल को एग्जीक्यूट कर रहा है, कर्नल इसकी मैनेजमेंट कर रहा है, तो क्यों ना हम एक वर्चुअल हार्ड बना दें। और है वो फिज़िकल ही लेकिन हम उसको वर्चुअल बना दें, तो इस वजह से हमारे पास वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आया। और वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो हमारे पास IBM सिस्टम के वो बड़े फेमस हैं और उसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब क्या होता है कि CPU शेड्यूलिंग यूज़ हो रही होती है और वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और हमारे पास एक इसकी ऑन मेमोरी बन जाती है जो कि वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। वर्चुअल मशीन अप्रोच जो है यहाँ पे, ये कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, बल्कि वही सब कुछ था, बस हमने एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर हमने फिजिकल हार्डवेयर के बजाय उसको बोल दिया कि यार आपकी एक ना इमेजिनरी हार्डवेयर है और आपको कोई फिजिकल हार्डवेयर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। है फिजिकल हार्डवेयर ही, लेकिन सिस्टम कॉल्स उसको ऐसे ही समझ रही होती हैं जैसे कर्नल को उसने सारा कुछ करना है और कर्नल ने आगे सारी एग्जीक्यूशन करनी है, तो हम एक वर्चुअल मेमोरी उसको प्रोवाइड कर देते हैं और हर प्रोसेस जो है उसको एक वर्चुअल कॉपी ऑफ द अंडरलाइन कंप्यूटर हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिजिकल कंप्यूटर जो होता है वो शेयर कर रहा होता है रिसोर्सेज टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन लेकिन जब एक बन जाती है तो उसकी अपनी एक मेमोरी होती है, डैट इज़ वर्चुअल मेमोरी, वो फिर फिजिकल मेमोरी नहीं रहती। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर है कि हमारे पास एक नॉन वर्चुअल मशीन थी, उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसेस थे, वो कर्नल को असेस कर रहे थे, प्रोसेसेस में सिस्टम कॉल्स थी और कर्नल के नीचे हमारे पास हार्डवेयर था। सिस्टम कॉल को बस कर्नल से गर्ज थी, यहाँ पे हार्डवेयर खुद ही कर्नल उसको सारी चीज़ें मैनेजमेंट कर रहा था। लेकिन हमारे पास जब वर्चुअल मशीन्स आई तो हमारे पास हार्डवेयर जो है हमने उसको डिवाइड कर दिया, हार्डवेयर उतनी ही है वर्चुअल मशीन की इम्प्लीमेंटेशन की, और हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर को हमने डिफरेंट वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी को डिफरेंट वर्चुअल मेमोरीज में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो इस काम को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसकी वजह से ये हमें फ़ायदा हो गया। तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट ऑल्दो बड़ा यूज़फुल लग रहा है आपको, लेकिन ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है और इसके दो प्राइमरी एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि इसके अंदर रोबस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है, और दूसरा ये कि सिस्टम डेवलपमेंट जो है आप कर सकते हो विदाउट डिसरप्टिंग द नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन। नॉर्मल सिस्टम आपका इफेक्ट नहीं होगा, आपकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर जो भी आप चेंजेस कर रहे होंगे वो उसी वर्चुअल मशीन के अंदर हो रही होंगी, नॉर्मल सिस्टम आपका उस चीज़ से इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो जावा वर्चुअल मशीन है एक, जो लोड करती है, वेरीफाई करती है, एग्जीक्यूट करती है उन प्रोग्राम्स को जो जावा बाइट कोड के अंदर ट्रांसलेट किए गए हों। फिर हमारे पास एक VMware एग्जांपल है जो एक विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करके आप इसके अंदर कोई भी अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आप इस कोर्स की असाइनमेंट में करेंगे भी सही। और हमारे पास वर्चुअल PC एक सॉफ्टवेयर है जो इसी तरह का एक वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर है। तो इसकी अगर जावा वर्चुअल मशीन की अगर आप फिगर देखें तो हमारे पास ये एक वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर जावा बाइट कोड लिखा हुआ, अगर आपने रन करना है तो इसके अंदर ये लोड हो जाता है, फिर वो कोड वेरीफाई हो जाता है, फिर वो इंटरप्रेट हो जाता है और फिर वो कोड जो है वो रन हो जाता है। और होस्ट सिस्टम जो है वो अलग रहता है, उसके अंदर बस वो रन हुआ कोड वापस आ जाता है और उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम हाईएस्ट लेवल पे तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइंस हैं, सिस्टम प्रोसेसर के लिहाज से डिफरेंट बैच सिस्टम है, टाइम शेयरिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, रियल टाइम, जनरल पर्पस सिस्टम। लेकिन इस हाईएस्ट लेवल के अलावा हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 2 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड की जा सकती हैं, जिनका एक ग्रुप बनता है यूज़र गोल और एक बनता है सिस्टम गोल। यूज़र का गोल क्या होगा? यूज़र कहेगा भाई ऐसा सिस्टम बताओ जो ईजी टू यूज़ हो, रिलायबल हो, सेफ़ हो, फास्ट हो, तेज़ चले। यूज़र को ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो जो ईजी टू डिज़ाइन हो, आसानी से हम डिज़ाइन कर लें, मेंटेन ईजिली हो जाए, इंप्लीमेंट ईजिली हो जाए और स्केलेबल हो। तो ये डिफरेंट, हर बंदे के डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये है कि सेपरेशन ऑफ द पॉलिसी एंड मैकेनिज्म। पॉलिसी ये है कि करना क्या है, बेसिकली आप चाहते क्या हो, और मैकेनिज्म क्या है कि करना कैसे है। पॉलिसी विल डिटरमिन व्हाट विल बी डन। फॉर एग्जांपल आप इनिशियल वैल्यू एक काउंटर पे रखना चाहते हो जो कि CPU प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो के, CPU प्रोटेक्शन के अंदर एक इनिशियल वैल्यू काउंटर की, उसके जब वो काउंटर 0 होगा तो अगले प्रोसेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा CPU। अब मैकेनिज्म ये बताएगा कि ये जो काम आपने करना है ये करना कैसे है। डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग। जनरल मैकेनिज्म इज़ मोर डिज़ायरेबल। जनरल मैकेनिज्म ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है, ठीक है। एग्जांपल हमारे ये कि CPU प्रोटेक्शन के ये जैसे ये हमारे पास पॉलिसी ये है
और इसको इम्प्लीमेंट करने की एग्जांपल हमारे पास सीपी प्रोटेक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो इनकी दोनों की सेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कल को एक बंदा कहता है कि पॉलिसी आज से चेंज होगी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि आज से जो काउंटर पहले 6 था कि 6 बार इंटरप्ट आती थी तो काउंटर 0 आता था, आज से काउंटर 8 होगा या 10 होगा। तो मैकेनिज़्म सेपरेट होना चाहिए, पॉलिसी सेपरेट होनी चाहिए। मैकेनिज़्म पॉलिसी चेंज करने से मैकेनिज़्म के अंदर कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो ईज़िली उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते। फिर जब सिस्टम डिज़ाइन हमारा बन जाता है, हमने यूज़र के गोल भी देख लिए, सिस्टम के गोल भी देख लिए, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को असेंबली में लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जैसे सी प्लस प्लस, इनके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखते हैं, बनाते हैं, क्योंकि ये फास्टर है, कोड कम्पैक्ट कोड होता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है और ईजियर टू पोर्ट होता है। इसके अंदर चेंजेस करनी है या किसी और जगह लेके जाना है तो हम आसानी से ये सब तमाम काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स लिनक्स। यहाँ से बेसिकली हम सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानियाँ पढ़ रहे थे, अब हम एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स लिनक्स, उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरीज के अंदर क्या सारा मवाद होता है। डेनिस रिची और केन थॉमसन थे, इन्होंने यूनिक्स लिखा बेल लैब्स के अंदर 1969 के अंदर, जो कि इनिशली असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस थी बी, जिसको बिट बोला जाता था, फिर कन्वर्ट हो गया बी से सी में बाद में। फिर एक भाई थे लिनस टॉर्वल्ड्स, जो कि फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, अभी उन्होंने बीएस कंप्लीट नहीं किया था। उन्होंने पहले तो यूनिक्स लिखा हुआ था 1969 में, उन्होंने क्या किया, लिनक्स लिखा, ठीक है, 1991 के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया पीसीस के लिए, क्योंकि लिनक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, लोग अपनी मर्ज़ी से चेंजेस लेके आते थे और एक ओपन सोर्स सिस्टम बनता जा रहा था। तो ये हमारे जो भाई थे लिनस, इन्होंने फिनलैंड की हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे ये पढ़ते थे, इन्होंने ये सिस्टम लिखा। तो हमारे पास जो यूनिक्स है ये इसका एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल से मुराद ये कि स्टेप्स में होता है, एक हमारे पास रूट डायरेक्टरी होगी, उसके नीचे डिफरेंट डायरेक्टरीज बनी होंगी, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिक्स के अंदर डायरेक्टरी हायरार्की एक कॉमनली रिप्रेजेंटेड फोल्डर्स की फॉर्म में होती है। विंडोज़ में तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, डेस्कटॉप में एक यूज़र इंटरफेस बना होगा, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास फोल्डर्स होंगे, हम पर डबल क्लिक करेंगे उसको ओपन करेंगे। लेकिन लिनक्स के अंदर क्या होता था, एक कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर हम डबल क्लिक वगैरह नहीं करते थे यूज़र इंटरफेस के ऊपर, बल्कि पाथ्स और फाइल नेम्स के साथ हम फाइल्स को असेस करते थे। ठीक है, पाथ नेम जो है वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज होती थी सेपरेटेड बाय द स्लैशेस। अगर हम खाली एक स्लैश डालते थे तो इसका मतलब हम रूट डायरेक्टरी को इस टाइम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, रूट डायरेक्टरी को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक अगर हम स्लैश डालें इसका मतलब होता था रूट डायरेक्टरी। ठीक है, ये। और अगर लास्ट कंपोनेंट जो पाथ था वो हमारा एक फ़ाइल भी हो सकता है या डायरेक्टरी भी हो सकता है। पाथ नेम जो है वो बेसिकली फ़ाइल या डायरेक्टरी का नेम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पाथ नेम है, ये एक अलग पाथ है और ये एक अलग पाथ है। अब यहाँ पे देखें तो हम यूज़र फोल्डर में जा रहे हैं, वहाँ पे एक इंक्लूड फोल्डर में जा रहे हैं, वहाँ पे एक सिस्टम फोल्डर में जा रहे हैं, और वहाँ पे एक फ़ाइल है parameter.h, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये टिल्डे का साइन होता है, डैट इज़ यूज फॉर होम डायरेक्टरी। जब हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं अपनी जैसे विंडो ऑन करते हैं, अगर आसान अल्फाज में बोलें तो हम जब अपना लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो हम लॉगिन डायरेक्टरी में जाते हैं या फिर होम डायरेक्टरी में जाते हैं। अगर हमने उसको वैसे असेस करना हो, एब्सोल्यूट पाथ में लिखना हो, तो हम उसको टिल्डे के साइन से लिखते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसको बैश, बॉर्न शेल या कॉर्न शेल के अंदर लिखना हो तो हम $साइन पाथ लिखते हैं, और अगर हमने सी या टीसी शेल में लिखना हो तो $साइन पाथ ही लिखते हैं। यहाँ पे बस हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे होते हैं और यहाँ पे हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास शेल्स के अंदर बेसिकली दो तरह के पाथ होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ जिसका फ़ोल्डर का नाम है यूज़र, तो मैं लिखूँगा program1.c, तो उस जिस फोल्डर में इस टाइम करंटली हूँ वहाँ से ये फाइल ओपन हो जाएगी। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये है कि मैं कंप्लीट एक पाथ दूंगा कि आप रूट में जाओ, रूट के आगे यूज़र में जाओ और वहाँ पे इस जगह जाओ, कंप्लीट जो पाथ होगा। ये नहीं बोलूँगा कि जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ का फाइल ओपन करो, नहीं, मैं उसको एक कंप्लीट पाथ दूंगा फाइल को, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट पाथ है, और अगर हम इसको देखें ये वाला पाथ है या ये वाला जो पाथ है कि होम डायरेक्टरी के अंदर कोर्सेज, ये हमारे पास रिलेटिव पाथ नेम्स हैं। ये जो होम वाला है ना बेसिकली ये भी रिलेटिव पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो आप रूट फोल्डर से स्टार्ट कर रहे होते हैं।
हम अपनी करंट डायरेक्टरी को असेस कर सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल डॉट, और जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है यानी हमारे ये फ़ोल्डर अभी फॉर एग्जांपल अगर है सिस, तो अगर हमने सिस से इंक्लूड में जाना है तो इसको हम डबल डॉट से असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नदीम अभी कोर्सेज़ के फ़ोल्डर में है, ठीक है, और उसका जो पेरेंट फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर है पर्सनल, ठीक है। तो अगर उसने अपने होम डायरेक्टरी में जाना है तो वो डबल डॉट लिखेगा, वो होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। और अगर उसने पर्सनल डायरेक्टरी में डालना जाना है अभी कोर्सेज़ की डायरेक्टरी से, तो वो डबल डॉट लिखेगा और साथ में पर्सनल लिख देगा। तो इस तरह डबल डॉट का मतलब है कि पेरेंट डायरेक्टरी यानी होम डायरेक्टरी में जाओ और फिर उसके अंदर पर्सनल फोल्डर के अंदर चले जाओ। सिमिलरली यू कैन रेफर टू डायरेक्टरी फॉर दिस कोर्स बाय यूजिंग CS604, और फिर CS604 की डायरेक्टरी के अंदर वो रेफ़र कर सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है टिल्डे का साइन डाले और पर्सनल लिख दे। इससे भी उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर जो पर्सनल डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी है वो असेस हो जाएगी। तो हमारे पास ये फिगर है जो शो कर रही हैं सैम्पल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जो नदीम है उसकी सब डायरेक्टरी ही उसके होम डायरेक्टरीज के अंदर है, ठीक है। जैसे ये नदीम स्टूडेंट है, इसकी सब डायरेक्टरी क्या है, पर्सनल है, कोर्सेज है, और भी इसकी डिफरेंट सब डायरेक्टरीज हैं। CS604 के नाम से भी डायरेक्टरी है, और कोर्सेज के आगे फर्दर फिर सब डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, CS604, 60401, इस तरह डिफरेंट। और ये हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं, बिन, डेव, होम, एस बिन, यूज़र। और फिर इसके अंदर होम के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास फैकल्टी डायरेक्टरी एक आ रही है और एक स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी आ रही है। स्टूडेंट की डायरेक्टरी के अंदर आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनी हुई है, अली, नदीम, मुनीर। नदीम की फिर डायरेक्टरी के अंदर जाएं तो उसकी पर्सनल डायरेक्टरी, कोर्सेज और जो भी उसने अंदर सब डायरेक्टरीज रखी हैं। तो इस तरह नॉर्मल जो हम विंडो में डायरेक्टरीज फोल्डर्स बना रहे होते हैं वो मतलब हमारी मर्जी है हम किस तरह बना रहे होते हैं। तो बेसिकली आपने ये याद रखना कि ये जो हमारे पास स्लैश होती है दिस इज़ रूट डायरेक्टरी, और ये हमारे पास होम डायरेक्टरी जो होती है उसको हम टिल्डे साइन से डिनोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारी अभी डायरेक्टरीज के बारे में फर्दर डिटेल बताई जाएंगी। लिनक्स के अंदर जो हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी जो है वो जैसे हमारे पास विंडोज़ में C ड्राइव, D ड्राइव होती है, इसी तरह हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है लिनक्स के अंदर। लेकिन लिनक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट रूट डायरेक्टरीज नहीं होती बल्कि एक ही रूट डायरेक्टरी होती है, एंड एवरीथिंग फॉल्स अंडर इट। रूट डायरेक्टरी जो है ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर तमाम दूसरी डायरेक्टरीज पाई जाती हैं, लेकिन रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली हम कोई फाइल या प्रोग्राम सेव नहीं करते, बल्कि रूट डायरेक्टरी के अंदर फर्दर सब डायरेक्टरी बना के उसके अंदर फाइल और प्रोग्राम्स रखी जाती हैं। रूट डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ डायरेक्टरीज ही रखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिन। बिन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन के लिए एसेंशियल होती हैं ताकि वो करेक्टली चल सके। जो बाइनरीज इस डायरेक्टरी के अंदर होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड हो रही होती हैं, और ये तमाम यूज़र के यूज़ के लिए अवेलेबल होती हैं। इसका जो फोल्डर बनता है वो बनता है यूज़र बिन, यानी डायरेक्टली रूट के अंदर बिन भी हो सकता है और यूज़र बिन भी हो सकता है। ये दोनों तरह के इस पर्पस के लिए दोनों तरह के फोल्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारे पास एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल्स होती हैं इंक्लूडिंग द कर्नल इमेज। कर्नल इमेज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास जो सिस्टम बूट फाइल्स होती हैं, जो कर्नल इमेज होती है वो बूट फोल्डर के अंदर होती हैं। जो हमारी बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो बिन फोल्डर के अंदर होती हैं। तो ये ध्यान से कीजिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जनरेट होते हैं। फिर हमारे पास एक डिवाइस डायरेक्टरी होती है। डिवाइस डायरेक्टरी बेसिकली डिवाइसेस जो भी लिनक्स पे अवेलेबल हैं वो इसके अंदर स्टोर की जाती हैं, और ये लिनक्स जो है ये डिवाइसेस को यानी प्रिंटर्स, माउस, इनको एज अ फाइल ट्रीट कर रहा होता है, जैसे आप रीड एंड राइट उनसे कर रहे होते हैं। और इसके अंदर एक नोटोरियस हमारे पास डेव नल नाम का एक फ़ोल्डर होता है जो यूज़फुल होता है डिलीटिंग द आउटपुट्स ऑफ वेरियस फंक्शंस प्रोग्राम्स। यानी नल के अंदर अगर हम कोई फंक्शन प्रोग्राम रखते हैं तो बेसिकली वो हम डिलीट करने के लिए रख रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट डायरेक्टरी है ETC। इसके अंदर हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती हैं, और ये हमारे फेवरेट किसी भी टेक्स्ट एडिटर से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो लिनक्स में बेसिकली क्या होता है कि सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एक ही जगह पे पड़ी होती हैं। तो हमारे पास ETC के अंदर इनिट टैब एक ऐसी टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर वो प्रोसेस स्टोर होते हैं जो सिस्टम बूटअप पे स्टार्ट होते हैं,
और रेगुलर ऑपरेशन में जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। और एक फ़ोल्डर है हमारे पास FS टैब, इसके अंदर फाइल सिस्टम्स और उनके माउंट पॉइंट्स जैसे CD-ROM, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये आइडेंटिफाई हुए हुए होते हैं। फिर हमारे पास एक पासवर्ड नाम का फ़ोल्डर है जहाँ पे यूज़र्स डिफ़ाइन होते हैं कि हमारे कौन कौन से यूज़र्स हैं जो उनके क्या क्या पासवर्ड्स हैं जो इस लिनक्स सिस्टम को असेस करेंगे। यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं वो ETC फ़ोल्डर में होती हैं और कर्नल की जो इमेज होती है वो हमारे पास किस फ़ोल्डर के अंदर होती है, वो हमारे पास बूट फ़ोल्डर के अंदर होती है। फिर हमारे पास होम डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारे पास पर्सनल डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे हमने ऊपर भी देखा कि हमारे पास एक नदीम नाम का स्टूडेंट था, पर होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की डिफरेंट डायरेक्टरीज थी और उसके अंदर फिर आगे डिफरेंट डायरेक्टरीज बनी हुई थी कि फॉर एग्जांपल हमारा यूज़र नेम है क्रिस, तो होम के अंदर एक क्रिस नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर आप अपनी फाइल्स डिफरेंट पर्सनल फोल्डर्स बना के रख सकते हैं। CD जो होता है ये चेंज ड्राइव की कमांड होती है कि आप CD स्पेस होम क्रिस लिखेंगे तो करंट डायरेक्टरी जो होगी आपकी वो क्रिस बन जाएगी। परमिशंस ऐसी सेट की जाती हैं डायरेक्टरीज़ के ऊपर कि सिर्फ रूट एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा या ऐसा यूज़र जिसकी वो डायरेक्टरी है सिर्फ वो उसको असेस कर सकें। अगर कोई CD करके आपकी डायरेक्टरी को असेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर आ जाएगा कि आपको परमिशन अवेलेबल नहीं है। जब हम लिनक्स फाइल सिस्टम को पार्टीशन करते हैं तो ये ऐसी डायरेक्टरी है जिसको सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे प्रोग्राम जो हमने एग्जीक्यूट करने हैं वो सेव होंगे, हमारी सारी फाइल्स जो हमने मतलब खुद बाकी सारे फोल्डर्स में तो सिस्टम की फाइल्स हैं ना, हमारी जो अपनी फाइल्स हैं वो हमने इस फोल्डर में रखनी है, तो सबसे ज़्यादा स्पेस हम इसको ही देते हैं। फिर हमारे पास लाइब्रेरी नाम की एक डायरेक्टरी जिसके अंदर शेयर्ड लाइब्रेरीज और कर्नल मॉड्यूल्स स्टोर किए जाते हैं। कर्नल इमेज बूट फोल्डर में होता है, कर्नल मॉड्यूल्स हमारे पास लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। जैसे हमारे पास विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर DLL फाइल्स होते हैं जो system32 फोल्डर के अंदर स्टोर की जाती हैं। इसके अंदर लिनक्स के अंदर जो इस तरह की फ़ाइल्स होती हैं वो हमारी system32 में नहीं बल्कि लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर स्टोर की जाती हैं। फिर हमारे पास है लॉस्ट प्लस फाउंड। लिनक्स ऐसी फ़ाइल जो कि किसी क्रैश के बाद स्टोर हुई हों या कोई पार्टीशन अनमाउंट प्रॉपरली नहीं हुई, आप उसको अनमाउंट कर रहे थे लेकिन बीच में सिस्टम शट डाउन हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो इस तरह की जो करप्टेड फाइल्स होती हैं या रिकवर्ड फाइल्स होती हैं वो इस लॉस्ट प्लस फाउंड फोल्डर के अंदर रखी जाती हैं। फिर हमारे पास माउंट फोल्डर है जिसके अंदर टेम्परेरी फाइल सिस्टम्स माउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कमांड लिखते हैं कि माउंट फोल्डर नंबर दिस इज़ SC, तो वो एज इस फोल्डर के अंदर माउंट हो जाता है। यानी टेम्परेरी फाइल सिस्टम्स जो होते हैं हमारे वो माउंट फोल्डर के अंदर माउंट हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्ट फोल्डर होता है जो यूज़ किया जाता है लार्ज एप्लीकेशन पैकेजेस को स्टोर करने के लिए। फिर हमारे पास एक फोल्डर होता है प्रॉक, इससे बेसिकली प्रोसेस बनता है और इसके अंदर हमारे पास ये एक वर्चुअल डायरेक्टरी होती है जहाँ पे सिस्टम प्रोसेस स्टोर किए जाते हैं और फिज़िकली ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ये एक वर्चुअल डायरेक्टरी होती है, लेकिन आप इसको व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इन दैट डायरेक्टरी, लेकिन दिस इज़ ए वर्चुअल डायरेक्टरी बेसिकली। फिर रहता है रूट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होम डायरेक्टरी ऑफ द सुपर यूज़र यानी एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूज़र उसकी ये होम डायरेक्टरी होती है और इसको हम कंफ्यूज नहीं करते नॉर्मल रूट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम। जो लिनक्स फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी होगी उसको बस ऐसे स्लैश लिखेंगे, लेकिन एक सुपर यूज़र होता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी एक रूट डायरेक्टरी होती है, उसको फिर ऐसे साथ रूट एक्सप्लिसिटली हम लिखते हैं। फिर एक हमारे पास बिन डायरेक्टरी जिसके अंदर बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी, एक हमारे पास है sbin जिसके अंदर ऐसी यूटिलिटीज़ हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रही होती हैं, जैसे fdisk, ifconfig, halt, ये इस तरह की जो कमांड्स होते हैं, रूटीन्स होती हैं, ये इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर की जाती हैं। यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ही होती हैं इसके अंदर भी, लेकिन सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। तो हमारे पास यूज़र sbin या यूज़र लोकल sbin ये डायरेक्टरीज़ हैं जो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। sbin init.d आर स्क्रिप्ट्स यूज बाय sbin init टू स्टार्ट द सिस्टम। जब सिस्टम स्टार्ट करना है हमने तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। सिस्टम बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल फोल्डर के अंदर हमारे पास initiate.d नाम का फाइल है। फिर हमारे पास एक टेम्परेरी फोल्डर होता है जो टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, सिमिलर टू सी विंडोज़ जैसे विंडोज़ में हमारे पास टेम्परेरी फोल्डर होता है जो कि हम रन के अंदर ऐसे परसेंटेज का साइन लिखते हैं, फिर TMP लिखते हैं, फिर परसेंटेज का साइन लिखते हैं, तो उससे जो टेम्परेरी फोल्डर ओपन होता है वो हमारे पास लिनक्स में TMP होता है। और एक फोल्डर था MNT जो टेम्परेरी फाइल्स को माउंट करने के लिए यूज़ होता है, स्टोर करने के लिए TMP यूज़ होता है। फिर हमारे पास एक यूज़र फोल्डर है जिसके अंदर यूज़र की डिफरेंट सब डायरेक्टरीज होती हैं। ये एक शेयरेबल रीड ऑनली डायरेक्टरी है
जो यूज़र एप्लीकेशंस और सपोर्टिंग फाइल्स फॉर दोज एप्लीकेशन को इंक्लूड कर रहा होता है। जैसे हमारे पास है यूज़र X11R6, ये एक्स विंडो सिस्टम इसको इस्तेमाल करेगा। यूज़र बिन के अंदर हमारे पास बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं जो कि यूज़र एसेसिबल कमांड्स होती हैं। फिर यूज़र डॉक के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है यूज़र एप्लीकेशंस के लिए। यूज़र इंक्लूड के लिए हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे सी कंपाइलर में हमने सी कंपाइलर के अंदर हमने इंक्लूड लिख के फिर इस तरह हमने फाइल का नेम लिखना होता है, तो वो बेसिकली इस यूज़र इंक्लूड फोल्डर में होते हैं। फिर यूज़र इंक्लूड G++, बेसिकली कंपाइलर होता है, इसके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं फॉर C++ कंपाइलर्स। और हमारे पास यूज़र लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर लाइब्रेरीज बाइनरी सब्जेक्ट फाइल्स होती हैं जो डायरेक्टली यूज़र एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, बल्कि सिस्टम या कर्नल इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फिर यूज़र लोकल होता है जो कि इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर लोकली यूज़ करते हैं इसको, और ओवरराइट नहीं हो सकता जब सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट अकर होगी, क्योंकि ये एक लोकल सिस्टम इंस्टॉलेशन का फोल्डर है। तो ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर अपडेट्स हो रही हैं वो लोकली अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। फिर एक यूज़र मैन होता है जहाँ पे मैनुअल पेजेस हमारे पड़े होते हैं। फिर एक यूज़र शेयर होता है जो कि रीड ओनली इंडिपेंडेंट डाटा फाइल्स के लिए होता है। और सोर्स होता है एक जो कि सोर्स कोड ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड एंड कर्नल सोर्सेज एंड हेडर्स इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर। तो बेसिकली ये डिफरेंट फोल्डर्स हैं। फिर हमारे पास एक है वेरिएबल। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास वेरिएबल डाटा फाइल स्टोर होती हैं, जैसे लॉग की फाइल है कि अभी इस टाइम क्या लॉग चल रहा है, क्या एरर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, मेल जो हम भी सेंड करनी है, स्पूलिंग जो हुई भी है सारी। यानी ये जो हमारे पास इस उस टाइम का करंट डाटा होता है वो हमारे पास वेरिएबल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। वेरिएबल का मतलब ये चेंज होती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास डायरेक्टरीज थी, जिसको याद करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके मेन मेन चीज़ें ये हैं कि कर्नल इमेज किस फाइल के अंदर होते किस फोल्डर के अंदर होता है, और डिवाइसेस किस फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल किसके अंदर होते हैं, सिस्टम बूट फाइल्स किसके अंदर होती हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस फोल्डर के अंदर होती हैं, और यूज़र के पर्सनल डाटा किस फोल्डर के अंदर होता है, कर्नल मॉड्यूल्स और शेयर्ड लाइब्रेरीज किसके अंदर होती हैं, रिकवर्ड फाइल किसके अंदर होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स को माउंट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, स्टोरेज ऑफ लार्ज एप्लीकेशंस के लिए कौन सा फोल्डर यूज़ होता है, प्रोसेसेस को स्टोर करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, होम डायरेक्टरी जो है सुपर यूज़र की वो क्या है, और सिस्टम बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाइल्स हैं वो यूटिलिटीज़ हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स को हम कहाँ स्टोर करते हैं, और शेयरेबल रीड ओनली डायरेक्टरी हमारी कौन सी है, जो जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास हेडर फाइल्स या रीड ओनली फाइल्स या कंपाइलर की फाइल्स सेव होती हैं, और कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम अपने लॉग्स को स्पूल्स को सेव कर रहे होते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।